Welcome everybody, I am Vishal Sagar. So today I am going to start class 9th physics. The name of the chapter is force and laws of motion. So as students, as the name concerned, force and laws of motion. First of all, we should know the definition of force. What is force? So force क्या होती है? Force may be defined as the push or pull exerted on an object which produces an acceleration in an object. That is, force may be defined as push. हमने इसको पुश किया और पुल किया और विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. तो यानी कि जब ये रेस्ट पे था हमने पुश किया तो इसकी वेलोसिटी को हमने इंक्रीज किया. अगर ये बॉडी मूव कर रही है इसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा. हमने फोर्स लगाई जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती थी. दैट इज चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी हुआ. तो फोर्स ने क्या किया? may be defined as push or pull, push या pull किया which produces an acceleration in an object. जिसने क्या किया? acceleration produce की किसी object में. That is force. Next students, three changes observed when force is applied. जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो तीन चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं. What are these three changes? सबसे पहले सपोज ये डस्टर रेस्ट पे था तो इस पे मैंने फोर्स लगाई, दैट इज इसको पुश किया तो इससे क्या हुआ? चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी. हमने पहले बोला कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी. सेकंड चेंज, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. सपोज ये बॉडी मूव कर रही है तो हमने किसी पर्टिकुलर स्पीड से तो हमने इसको फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन को चेंज करके इसको अपवर्ड मूव कर दिया. तो हमने क्या किया? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. थर्ड चेंज क्या होता है? चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी. सपोज दिस इज ए रबर बैंड, तो इस पे हमने फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया तो इसको क्या, ये क्या हो गया? इसकी शेप में चेंज आ गया. दैट इज चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी. तो थ्री चेंजेस दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी. क्लियर स्टूडेंट्स? So students, our next topic is balanced and unbalanced forces. So what are balanced and unbalanced forces? So first of all, balanced forces. If the resultant of all the forces, suppose body A पे तीन चार फोर्सेस लग रही हैं, F1 फोर्स, F2, F3, F4. और अब जब हम रिजल्टेंट करेंगे इन सब फोर्सेस का, F1, F2, F3, F4 का रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? हमारा जीरो. तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, सपोज बॉडी ए पे तीन चार फोर्सेस लग रही है, इनका रिजल्टेंट क्या है? जीरो है. देन फोर्सेस क्या होंगी? हमारी बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी. सपोज इनका F1, F2, F3, F4. ये क्या है? F1, F2, F3, F4. फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी A. तो इनका रिजल्टेंट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 क्या है? जीरो. दैट इज द बॉडी A रिमेन एट रेस्ट. रिजल्टेंट जीरो का मतलब जो नेट फोर्स है वो क्या है? जीरो. तो नेट फोर्स जीरो का मतलब बॉडी A रेस्ट पे ही है. तो दैट इज द बॉडी A रिमेन एट रेस्ट. तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड. दैट इज फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस. Now students, unbalanced forces. So what are unbalanced forces? So if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, that is suppose body A पे दो तीन फोर्सेस लग रही है, यहाँ पे लग रही है फोर्स F1 और फोर्स F2, और अगर इनका रिजल्टेंट करेंगे, रिजल्टेंट यानी इनको प्लस करेंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम द बॉडी मूव्स एंड द बॉडी मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर इसका रिजल्टेंट नॉट जीरो है तो बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी. किस डायरेक्शन में मूव करेगी? जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगी. सपोज ये F2 इज ग्रेटर देन F1, तो F2 फोर्स ज्यादा है F1 से, तो बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ F2. जहां पे F2 फोर्स लगा रहा है उस साइड बॉडी मूव करेगी. दैट इज रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो उस टाइम दैट फोर्सेस आर सेड टू बी unbalanced forces. Clear students? So students, now we are going to study Newton's laws of motion. So as we have studied about motion, so now we will discuss Newton's laws of motion. So Newton gave three laws of motion. So first of all we will study Newton's first law of motion. So according to Newton's first law, every body in this universe, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स विल रिमेन एट रेस्ट. एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स विल रिमेन एट रेस्ट. वो रेस्ट पे रहेगा और इन यूनिफॉर्म मोशन.
इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर वो रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उसे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक उसे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो क्लियर स्टूडेंट, दिस इज न्यूटन व्हाट न्यूटन सेड, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये मार्कर पड़ा है, अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक मैंने इसे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। अगर ये मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से तो ये उस स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक इसे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? सो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी, अपने आप कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, second is inertia of motion, third is inertia of direction. So first of all we will discuss inertia of rest. So what is inertia of rest? The inherent property of the object by virtue of which it remains at rest unless an external force acts on it. So इसका क्या मीनिंग हुआ? ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो रेस्ट पे ही रहे जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इसको हम एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स ज़्यादा क्लियर करेंगे। When the bus suddenली starts moving forward, the passenger of the bus fall backward. जब बस एकदम से चलना शुरू हो जाती है तो जो भी पैसेंजर बस में बैठे हैं वो उनको पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे। दिस इज बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पैसेंजर इज इन कंटैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस कमिंग मोशन अलोंग विद द बस। जो हमारा लोअर पार्ट है वो बस के फ्लोर से कंटैक्ट में होता है। जब बस मोशन में आती है तो वो लोअर पार्ट भी मोशन में आ जाता है। Whereas upper part remain at rest due to inertia of rest. But स्टूडेंट, जो हमारा अपर पार्ट है वो रेस्ट पे ही रहता है क्योंकि उस पर फोर्स कोई नहीं लगती। बस ने मूव करना शुरू किया तो लोअर पार्ट मोशन में आएगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द बस, और अपर पार्ट रेस्ट पे ही रहेगा जिसकी वजह से अब लोअर पार्ट आगे की तरफ मूव करेगा और अपर पार्ट रेस्ट पे ही रहा जबकि वो पीछे रह गया। तो ड्यू टू दैट वी फॉल बैकवर्ड। हेंस when the bus suddenly starts moving forward, the passenger of the bus fall backward. Clear students? So student, now we will study second type of inertia, that is inertia of motion. So what is inertia of motion? So inability of a body to change its state of motion unless acted upon by external force. कोई भी बॉडी अपनी मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर सकती, यानी कि ये बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी जब तक उसे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सो वी विल क्लियर दिस बाय द एग्जांपल। सो एग्जांपल क्या है? द पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई फास्ट मूविंग बस एकदम से ब्रेक लगाती है तो जो भी पैसेंजर बस में बैठे हैं वो उनको धक्का आगे की तरफ लगता है। दे फॉल फॉरवर्ड। व्हाई? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सो वी विल क्लियर दिस। दिस इज बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पैसेंजर, जो पैसेंजर की बॉडी का जो लोअर पार्ट है दैट इज इन कंटैक्ट विद द बस, वो बस के कंटैक्ट में होता है तो इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आ जाता है जब बस ब्रेक लगाती है। बट द अपर पार्ट, जो उसका अपर पार्ट है वो कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, वो मोशन में रहता है ड्यू टू विच पैसेंजर ऑफ द बस फॉल फॉरवर्ड। सो यहाँ पे क्या है? दिस इज बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पैसेंजर कम्स इन रेस्ट along with bus while the upper part continues to move due to inertia of motion. So clear student, this is inertia of motion. So student, third type of inertia is inertia of direction.
So what is this? A body moving in a particular direction can never change its direction by itself unless a force is applied on it. So students, कोई भी body अगर एक particular direction में move कर रही है, so it cannot change its direction. Suppose a duster is moving in a particular direction, it cannot change its direction. अपने आप ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक इसे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती. दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो वी विल क्लियर विद द एग्जांपल. सो इफ ए बस टेक्स ए टर्न अलोंग ए कर्व्ड रोड, अगर कोई बस कर्व्ड रोड के अलोंग टर्न लेती है, द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व्ड रोड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो स्टूडेंट, जो पैसेंजर बस में बैठे हैं, they will experience a force away from the center of curved road. Why? वो center of curved road से बाहर away दूर force experience करते हैं due to inertia of direction. Because the lower part जो है passengers का वो बस के contact में है, और जब बस टर्न लेगी तो लोअर पार्ट भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और टर्न करेगा, बट द अपर पार्ट रिमेन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिकॉज इट इज नॉट इन द contact with the bus. Therefore it experiences a force away from the center of curved road. Clear students? So student, now we will discuss start linear momentum. What is linear momentum? The quantity of motion contained in an object is called the linear momentum of a body. किसी भी body में कितनी motion है उसको हम कहते हैं linear momentum of a body. So it is denoted by T. Now we will clear this by the following discussion. Let us consider two balls. हमने दो balls ली, ball A and ball B. M1 mass of ball A, M2 है mass of ball B. और ये दोनों ball move कर रही हैं velocity v से. तो M1 is greater than M2. That is ball A is heavier than ball B. तो अगर ये दोनों ball move कर रही हैं तो force needed to stop ball A is more than the force needed to stop ball B. क्योंकि ए का मास ज्यादा, इस करके ए को स्टॉप करने में फोर्स ज्यादा लगेगी, यानी कि बी से. इट मींस दैट हैवियर बॉल हैज मोर क्वांटिटी ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट, जो बॉल हैवियर है उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है क्योंकि उसको फोर्स ज्यादा लग रही है स्टॉप करने में. That is, linear momentum is directly proportional to mass of the body. Suppose m. तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? Linear momentum of a body is directly proportional to mass of the body. जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतनी ज्यादा linear momentum होगी, उतनी ज्यादा उसकी quantity of motion होगी. Now in second case, this is the first case. Second case में स्टूडेंट हम देखेंगे बॉल A and बॉल B have same mass. इन दोनों का सेम मास है, मास m, and these are moving with velocity v1 and v2. इनकी velocity अलग-अलग है, v1 and v2. Suppose v1 is greater than v2. v1 velocity ज्यादा है v2 velocity से, तो किसको स्टॉप करने में फोर्स ज्यादा लगेगी? नेचुरली जिसकी velocity ज्यादा है उसको स्टॉप करने में फोर्स ज्यादा लगेगी. That is, the body moving with a high velocity has more quantity of motion. That is, body moving with high velocity, जिसकी velocity ज्यादा होगी उसकी quantity of motion भी ज्यादा होगी. That is, linear momentum is directly proportional to velocity of the body. Velocity of body v. तो पहले हमने देखा linear momentum is directly proportional to mass of the body m. सेकेंड केस में हमने देखा लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v. सपोज these are my equation 1 and 2. So from 1 and 2 p is directly proportional to mv. So student, हमने यहाँ पे देखा कि लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो यहाँ से हमने नई डेफिनेशन निकाली लीनियर मोमेंटम की. लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा उसकी लीनियर मोमेंटम होगी, और जितनी ज्यादा बॉडी की वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी लीनियर मोमेंटम होगी. सो दिस इज द लीनियर मोमेंटम, कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्लियर स्टूडेंट?